हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम दैनिक विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न परिचय भर्ती में धातु और धातु के पार्ट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। धातु के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धातुओं की प्राप्ति, प्रत्येक की भू प्रॉपर्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है, यानी कि प्रत्येक भू प्रॉपर्टी है वो धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्र में भी NaCl MgCl2 इस प्रकार के प्रत्येक की भू प्रॉपर्टी में पाई जाती है और समुद्र में भी अन्य प्रकार के लवण या धातुएं पाई जाती है। खनिज, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों का खनिज कहते हैं, यानी कि पृथ्वी है ना, उसकी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से जो कि प्रकृति से होते हैं उसको कहते हैं खनिज। अब अयस्क, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में होती है जिससे निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। यानी कि कोई खनिज है, उस खनिज में धातु अधिक मात्रा में होती है और जो हमारे लिए लाभदायक होती है वह कहलाता है अयस्क। धातुओं को 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं: अयस्कों द्वारा समृद्धीकरण करके, धातुओं का निष्कर्षण करके और धातुओं का परिक्षरण करके। सर्वप्रथम अयस्कों द्वारा समृद्धीकरण करके। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ होती है जिसे गेंग कहते हैं। इनकी पृथ्वी से जो खनिज प्राप्त होते हैं ना, उसमें मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियाँ होती है, उसको हम कहते हैं गेंग। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों को शुद्ध करना आवश्यक है। जिससे हम धातुओं को निष्कर्षण करते हैं उससे पहले अयस्कों है ना, उस अयस्कों को शुद्ध करना होता आवश्यक है। अयस्कों से गेंग को हटाने के लिए इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों से पृथक कर सकते हैं। अयस्क है ना, उस अयस्क में से गेंग को यानी कि उसमें एसिड हटाने के लिए कि तो उसको मतलब भौतिक विधियाँ जैसे हाथ से चुनकर है, उड़ेल करके भौतिक विधियाँ और रासायनिक विधियों द्वारा भी पृथक कर सकते हैं। अब धातुओं का निष्कर्षण। सक्रिय श्रेणी के सबसे नीचे आने वाली धातुएं जो कि सबसे कम क्रियाशील होती है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जो सक्रिय श्रेणी नीचे आने वाली धातुएं हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। Au है, Ag है, कॉपर है, प्लेटिनम है। श्रेणी के नीचे आने वाली धातुएं हैं जो सबसे कम क्रियाशील होती है। इनको केवल गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इन धातुओं को केवल गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखो सिनेबार जो कि मतलब HGS का सूत्र होता है, और सिनेबार है ना मरकरी का एक अयस्क है, यानी कि सिनेबार जो कि एक मरकरी का क्या है, अयस्क है। इसे गर्म करने पर पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलता है, यानी इसे हमको गर्म करने पर पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलता है तथा और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। पहले बदलता है ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, उसके बाद में ये हो जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में। ये प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में ही पाई जाती है। कौन सी? कि जो धातु है वो सक्रिय श्रेणी के सबसे नीचे होती है, वो प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। जैसे देखो HGS यानी कि सिनेबार होता है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, वो भी गैसीय अवस्था में। तो गर्म करने पर ये HgO प्लस SO2 में अपचयित हो जाता है। इसी प्रकार से HgO को वापस गर्म करने पर ये Hg प्लस O2 में अपचयित हो जाता है। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे आती धातुओं को उसको हम गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो सक्रियता श्रेणी के मध्य आने वाली धातु जो मतलब बीच में होती है, हाइड्रोजन के आसपास में। श्रेणी के मध्य आने वाली धातुओं की अभिक्रियाशीलता वो मध्यम होती है, यानी कि जो जैसे Zn है, Fe और Pb है। ये प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, जबकि जो सबसे नीचे धातु होती है वो पाई जाती है ऑक्साइड के रूप में। इन्हें वो जो मध्यम आती है वो धातुएं वो सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। इन्हें अपचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। सल्फाइड व कार्बोनेट की तुलना धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है, यानी कि सल्फाइड व कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना क्या है, आसान है। इसलिए अपचयन से इन्हें ऑक्साइड में बदलना आवश्यक होता है। देखो वर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु के साथ अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है वर्जन। यानी कि जो सल्फाइड अयस्क है ना, उसको वायु में यानी कि ऑक्सीजन के साथ अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया कहलाती है वर्जन। निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, या इसके परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। जैसे देखो ZnCO3 को निश्चित वायु की मात्रा में गर्म करने पर यह ZnO प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाता है और इसके बाद में धातु प्राप्त की जा सकती है कार्बन जैसे अपचय का उपयोग कर। जैसे Zn को वापस C की उपस्थिति में अधिक ताप या ताप पर गर्म करने पर यह Zn प्लस CO में अपचयित हो जाता है। यहाँ Zn धातु है वो प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थात श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं के निष्कर्षण के लिए अपचयन और विस्थापन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो श्रेणी के मध्यम धातु होते हैं ना, उसको मतलब निष्कर्षण करने के लिए विस्थापन और अपचयन का विधि का प्रयोग किया जाता है। अब थर्मिट अभिक्रिया, यानी कि Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम की के साथ क्रिया कराने पर ये Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा में अपचयित हो जाता है। इसका
अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है, जो कि एक प्रकार की थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये अभिक्रिया। और इस थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी व मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में, जो रेल की पटरियाँ हैं और जो मशीनों में पुर्जे हैं उसकी पुर्जों में जो दरार आती है उस दरारों को जोड़ने में इस थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब है सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है जो सक्रियता श्रेणी की सबसे ऊपर स्थित होती है। इनमें पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, यानी कि जो सबसे नीचे होती है वो पाई जाती है स्वतंत्र रूप से। और इनको पृथक करने के लिए, जो सबसे नीचे होती है उनको पृथक करने के लिए अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। जो मध्य में स्थित होती है करने के लिए अपचयन और विस्थापन अभिक्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर स्थित होती है उनको विद्युत अपघटन द्वारा अपचयन कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें विद्युत अपघटन द्वारा अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जैसे NaCl में Na का निष्कर्षण, जैसे Na प्लस इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग तो ये धनायन प्राप्त कर लेता है और ये बाद में ऐसा हो जाता है, इनकी ये इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये Cl से Cl2 बन गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इस अभिक्रिया का अंतर कर दें धातु का निष्कर्षण करते समय। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में जो सब ऊपर स्थित होती है उसका धातु का निष्कर्षण करते समय के तौर पर आती है धातु और एनोड पर आती है ए धातु। धातुओं का परीक्षण। धातुओं से अपद्रव्यों को हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित विधि है विद्युत अपघटन परीक्षण। ठीक है ना, तो धातुओं का अपद्रव्य या हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है विद्युत अपघटन विधि। जैसे देखो कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकेल है, सिल्वर है, गोल्ड और इसका आदि का हम धातुओं का परीक्षण आदि का इसका परीक्षण कर सकते हैं। एक सोना धातु है, इसके बारे में देखो, ये इस लेटिन नाम इसका ओरम होता है सोना का। ठीक है, शुद्ध सोना को 24 कैरेट कहते हैं। जो सोना शुद्ध होता है ना उसमें 24 कैरेट सोना होता है। सोने में चांदी या तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि सोने का सीधा उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता, इसलिए उसमें चांदी मिलाई जाती है या मिलाया जाता है तांबा। भारत में 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, यानी 22 भाग तो शुद्ध होता है और 2 भाग इसमें के तो चांदी होती है या होता है उसमें तांबा धातु। वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ती तक ध्वनिक, तन्य और विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें विद्युत और ऊष्मा का क्या नहीं होता है, संचालन नहीं होता है, ये धातु कहलाती है। अर्थात ये धातुओं में ये सभी गुण नहीं पाए जाते हैं। जो मतलब ये सभी गुण है ना वो धातु में नहीं पाए जाते। कौन से? जिसमें चमकीले है, कठोर है, आघातवर्ती है। ठीक है, जैसे देखो कोयला है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और फास्फोरस है। तो धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं में चमक नहीं होती है जैसे कोयला है, लेकिन आयोडीन ए धातु होते हुए भी इसमें चमक होती है। यानी कि आपको ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी ए धातु है जो चमकीली है, तो है आयोडीन। कठोर नहीं होती है जैसे ए धातु है, जैसे कोयला पीटने पर टूट जाता है, लेकिन हीरा वो सबसे कठोर धातु है। आघातवर्ती भी नहीं होती है तथा तन्यता भी इसमें नहीं होती। किसमें? ए धातुओं में। ए धातु कमरे के ताप पर ठोस या गैस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है। इसमें ये ब्रोमीन है वो अपवाद है, क्योंकि ये धातु होती है कमरे के ताप पर ठोस या गैस होती है, लेकिन ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कि एक ए धातु है। विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कौन? ए धातु। लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, यानी कि इसमें ये भी एक अपवादी है। एक दूसरे से टकराने पर आवाज नहीं करते। कौन? ए धातु। गलनांक और घनत्व इसका कम होता है। ए धातुओं के ऑक्साइड अम्ल प्रकृति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड वो सारे प्रकृति के होते हैं। ये धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जबकि धातु वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और वे धनायन बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागने बाद, जबकि ये धातु वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन की प्रवृत्ति ग्रहण कर लेते हैं। आयनिक यौगिक। धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें धातु से इलेक्ट्रॉन वो ए धातु में जाते हैं। जैसे देखो MgCl2 में Mg धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और तथा Cl2 ए धातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ठीक है ना, और इनसे बने जो यौगिक बनता है ना वो कहलाता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक ठोस तथा थोड़े कठोर होते हैं, भंगुर भी होते हैं, जो थोड़ा दाब डालने पर टूट। गलनांक और कवचनांक उच्च होता है, यानी कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और कवचनांक उच्च होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि आयनिक यौगिक वो जल में घुलनशील होते हैं, तथा पेट्रोल, केरोसिन आदि विलायकों में एक घुलनशील तथा एक विलय होते हैं, जो कि मतलब जल में होते हैं घुलनशील, जबकि पेट्रोल या केरोसिन इनमें ये होते हैं एक घुलनशील। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक गलित या द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जो मतलब गलित या द्रव अवस्था होती है ना, उसमें तो ये विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि द्रव अवस्था में विपरीत आवेशों वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है।
इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। ये दर अवस्था में होते हैं जिसमें आयन रहते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण, ठीक है ना। और इसमें आयनों संचरण आसानी हो सकता है, इसलिए ये इसमें विद्युत का चालन होता है। जबकि ठोस अवस्था में आयन गति नहीं करते हैं क्योंकि वे एक मजबूत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं दृढ़ संरचना के कारण, जिससे विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं। अब देखो संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। जैसे देखो चांदी के ऊपर काली परत आ जाती है, सिल्वर वायु की उपस्थिति में सल्फेट के साथ क्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाती है। AgAO हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करके Ag2S+H2 बनाती है। तीर का अर्थ होता है, यानी कि इसका तीर का मुंह नीचे की ओर है, इसका अर्थ होता है कि इसका धातु वो संक्षारण हो रहा है। कॉपर आदर्श CO2 के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। जो कॉपर है वो CO2 के साथ क्रिया करके, वो भी किसके साथ, आदर के साथ, तो वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है। जैसे कॉपर है और CO2 और H2 और O2 के साथ क्रिया करती है तो ये CuCO3+CuOH2 बनाती है। लोहे पर भूरे रंग की परत, ये भी एक तरह का संक्षारण ही है। अब है संक्षारण से सुरक्षा। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करना, ग्रीस करना, जैसे लेपन करना, एनोडीकरण करना, मिश्र धातु बना करके और उसमें क्रोमियम लगा करके उसका संक्षारण से सुरक्षा की जा सकती है। जैसे देखो एनोडीकरण किसे कहते हैं, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ना, ये एनोडीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यशत लेपन, लौह एवं इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम यशत लेपन। मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं के संगम मिश्रण को कहते हैं हम मिश्र। जैसे मिश्र धातुओं उदाहरण देखो, लोहा है जो कि मतलब लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है, ये बहुत कठोर होता है। इस्पात, ये लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और पीतल है जो कि कॉपर और निकल से मिश्र धातुओं के दो मिश्र धातुओं मिश्रण से बना है। इसी प्रकार से कांस्य है वो कॉपर और टिन के मिश्रण से निर्मित हुआ है, यानी कि ये जो मतलब ये धातु है ना, इन धातुओं के मिश्रण से इनका निर्माण हुआ है। अब शोल्डर यानी कि शीशा प्लस टिन, यानी कि शोल्डर का निर्माण होता है शीशा और टिन के दो मिश्र धातुओं का निर्माण होने से इसका शोल्डर का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। इसका गणना बहुत कम होता है, किसका, शोल्डर का। इसका उपयोग परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए, इनकी दो धातुओं को जोड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन थर्मिट अभिक्रिया में क्या है कि भाई वो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब है अम्ल गम। जब किसी धातु पर पारे का लेप कर दिया जाता है तो ये धातु पारे से मिलकर के पारे की मिश्र धातु बनाती है, यानी कि कोई धातु है उस धातु पर पारे का लेप करना और ये धातु वह पारे के साथ मिलकर के पारे की मिश्र धातु बनाती है, इसे अम्ल गम कहते हैं। लोहे को छोड़कर सभी धातुएं पारे के साथ मिश्र धातु बनाती है। अम्लराज, एक्वारेजिया या रॉयल वाटर, सांद्र HCl और इसका अनुपात में सांद्र H3, जिसका अनुपात होता है 3:1, यानी इनको हम कहते हैं अम्लराज एक्वारेजिया कहते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये गोल्ड प्लेटिनम को गलाने में काम आता है, गोल्ड यानी कि प्लेटिनम उसको गलाने में काम आता है। इस प्रकार हमने धातु के बारे में अध्ययन किया था और ये आपका ये धातु का टॉपिक है वो 2 वीडियो में समाप्त हो गया। और आप इन वीडियो को देख कर अपना अच्छी तरह से नोट्स बना लेंगे और इनको बार बार रिविजन करने से आपका अच्छी तरह से रिविजन हो जाएगा। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।